Hello everyone, welcome in our channel Competition Conservatory. Today we are here with English literature. आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छे अच्छे लेखकों पे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होगा ताकि जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर माइंड में आपकी चीज़ें बैठ जाएं और एग्ज़ाम टाइम पे आप वो भूलें ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप पढ़ लेते हो एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, तो उसको भूलें ना। कैसे ना भूलें, उसके लिए हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। टुडे वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट I don't know the politics, but I know the names of those in power whose political name is mentioned in an introduction. कमला दास की ये राइटिंग है, an introduction, ठीक है। This is the writing of कमला दास, and कमला दास ने एक लिस्ट दी थी कि मैं पॉलिटिकल जो पर्सन है, पॉलिटिशियंस, उनका नाम मैं संडे मंडे या हफ्तों के नाम की तरह मैं उनका नाम गिन सकती हूँ। ठीक है, और उन्होंने लिस्ट भी बताई थी नाम की। तो यहाँ पे पूछा गया whose political name is mentioned in an introduction। तो किसका नाम मेंशन है इन एन इंट्रोडक्शन में? नेहरू जी का नाम मेंशन है, बिकॉज नेहरू जी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है, कमला दास ने इनका नाम सबसे पहले मेंशन किया था। सो आवर राइट आंसर इज नेहरू। ओके, आवर फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नेहरू। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 122 you can say. Yes. Mrs. Smith, who was his private secretary, wrote that Shaw finished Arms and the Man शॉ का बहुत ही जाना माना एक राइटिंग है। इन्होंने कहा है शॉ फिनिश्ड आर्म्स एंड द मैन इन लेस देन हाउ मेनी डेज। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी जो मिसेस स्मिथ जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी, उन्होंने लिखा है अपने एक लेखन में कि इन्होंने 28 डेज के अंदर आर्म्स एंड द मैन को ख़त्म कर दिया लिख के। जी, तो यहाँ पे 28 दिन की बात हो रही थी, इन्होंने 28 दिन का है। हालांकि कई इनकी जीवन परिचय और बायोग्राफी अगर पढ़ें हम शॉ की, तो उससे पता लगता है, उनके तथ्यों को मिलाकर पता लगता है कि ये गलत बात है। 1 साल के लगभग समय लगा था लिखने में। ठीक है, तो इतना समय लगा था, ये कहना गलत है कि इन 20 डेज इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया। तो इस पे कई विचारधाराएं भी आ रही हैं कि लोगों ने कहा कि शायद ये एक पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, उसके अंदर हो सकता है ऐसा कुछ हो। बट इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, स्मिथ ने, हु वाज हिज प्राइवेट सेक्रेटरी, रोट दैट शॉ फिनिश्ड आर्म्स एंड द मैन इन लेस दैन 28 डेज। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ स्टोरी थी, इस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who alters the figure from 9 to 90 on the check? चेक पे 9 को 90 किसने बना दिया था? किस कैरेक्टर ने? जी हाँ, Who alters the figure from 9 to 90? चलिए देखिए, और ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। फिर मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, इसके पीछे क्या है। जिसको पता है वो जल्दी से आंसर दे दे। जी हाँ, बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। देखिए, ये जॉन गॉल्सवर्दी की फेमस नाटक का एक पात्र है ये, जिनके बारे में पूछा जा रहा है। नाटक का नाम है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के ऊपर ये स्टोरी है। जस्टिस कैसे मिलता है, चलिए इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो एक परेशान महिला के लिए कुछ स्टेप्स लेता है। अच्छा, परेशान महिला जो होती है, यहाँ ऑप्शन में दी हुई है रुथ। यहाँ ऑप्शन में दी हुई है रुथ,
हनीबेल इनका नाम है, रुथ हनीबेल। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जो रुथ हनीबेल को अंदर से अंदर प्यार कर रहा होता है, उनको प्यार करता है, और ये एक मैरिड महिला है, लेकिन इनका पति इनको बहुत मारता पीटता है, शोषण करता है, सताता है। रुथ हनीबेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए उस कैरेक्टर को सहानुभूति भी होती है, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो वो उस सहानुभूति के लिए क्या करता है, उसको एक $9 का चेक मिलता है, जिसको वो 9 को चेक पर 9 को 90 बना देता है, ठीक है। और ऐसे 9 जहां पे लिखा होता है वहां पे TY जोड़ देता है, मतलब 90 कर देता है, और 9 के आगे 0 लगा के $90 बना लेता है उस चेक पे, और जिसके कारण उसको बाद में फिर पकड़ भी लिया जाता है, ठीक है। और पकड़ लिया जाता है जिसमें उसका मनसा जो थी उसकी, वो तो किसी की मदद करना था कि उस पैसे से वो रुथ हनीबेल की मदद करेगा, ठीक है। लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद भी उसके साथ में समाज जो है अलग तरीके से बिहेव करता है, समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो लास्ट में जाकर सुसाइड कर लेता है। तो ये स्टोरी है जस्टिस की, और यहाँ पे बात हो रही है विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर नामक व्यक्ति के ऊपर ये पूरी कहानी है, जस्टिस, ठीक है। अब विलियम फाल्डर जो है ये 9 को 90 में बदल देते हैं चेक में, जो बात पूछा गया, हु अल्टर्स द फिगर फ्रॉम 9 to 90 ऑन द चेक, ठीक है। कुक्सन एक कनिष्ठ, मतलब इसके सीनियर क्लर्क है, जो कि फाल्डर की मदद करना चाहते हैं स्टोरी में, लेकिन ये शामिल नहीं होते हैं इस चीज में, लेकिन ये इनकी सहानुभूति रहती है फाल्डर के प्रति। लास्ट तक ये इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, फाइनली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विस्टर जो है यहाँ पे ये सार्जेंट है जो इनको गिरफ्तार करते हैं विलियम फाल्डर को। तो यहाँ पे इन सार्जेंट की बात हो रही है। तो ये कैरेक्टर हमारे जो है, इनमें विलियम फाल्डर की बात हो रही, जिन्होंने चेक पे 9 का 90 किया था, ठीक है। ये स्टोरी थी इसके पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसके पीछे की स्टोरी। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजमंड ग्रे इज अ नॉवेल बाय। रोजमंड ग्रे किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। रोजमंड ग्रे किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए ऑप्शन में आप देख के बता सकते हैं। लुकस, बेकन, एडिसन और लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है। जी हाँ, रोजमंड ग्रे किसने लिखा है बताइए। जी हाँ, बताइए किसने लिखा है। तो रोजमंड ग्रे जो है ये एक राइटिंग है लैम्ब के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब ने इसको लिखा है। और कब लिखा है? 1798 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। रोजमंड ग्रे इज द नॉवेल बाय चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई स्टोरी तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, ये तो सेम आ गया। यस, इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, यहां पे बहुत अच्छी स्टोरी फिर से आ गई है। मिस हैविशम को क्या माना गया है? ठीक है, देखिए एक स्थिति यहां पे दी गई हैं, स्थितियां दी गई हैं, उनको क्या माना गया है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। जी हाँ, मिसैंड्रिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट और कॉस्मोपॉलिटनिज्म या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, तो इसमें हमको बताना है इन चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मैं मतलब बता देता हूं। देखिए, मिसैंड्रिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों से नफरत करता हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ये स्टोरी है हैविंसन के बारे में। हैविंसम ये एक लेडी हैं जिनकी शादी के दिन इनका हस्बैंड होने वाला जो था इनको धोखा देके चला जाता है। शादी के दिन शादी पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं, इतना ज्यादा इनके अंदर नफरत आ जाती है, ये पुरुषों के प्रति नफरत करने लगती हैं, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो पुरुषों से नफरत करता हो। लेकिन पूरी स्टोरी सुन लेते हैं हम लोग। तो हैविशम जो है उसके बाद क्या करती हैं, इतना ज्यादा इनको सदमा पहुंचता है और इतना ज्यादा इन सब चीजों से ये परेशान हो जाती हैं, पूरी जिंदगी अपने दुल्हन के कपड़ों में ही रहती हैं। मतलब व्हाइट ड्रेस पहनी जाती है इंग्लैंड में, ये हमेशा व्हाइट ड्रेस में ही रहती हैं, कभी अब वो ड्रेस नहीं बदलती हैं। दूसरी चीज, इन्होंने अपने
घर की सारी घड़ियां, जितनी भी वॉचेस थी इनके घर पे, उन सारी घड़ियों में उसी शादी का समय रोक कर इन्होंने सबके सेल निकाल दिए। मतलब सारी घड़ियों का समय उसी टाइम पे रोक दिया था कि शादी के टाइम पे ही सारी घड़ियां रुकी हुई थी, जितनी भी घर में लगी हुई थी। दूसरी चीज, सारी जिंदगी उन्होंने सफेद पोशाक में बिताया। ठीक है। कुछ दिन बाद एक लड़की को गोद भी लिया जिसका नाम था एस्ट्रेला। एस्ट्रेला नामक लड़की को इन्होंने गोद लिया और गोद लेकर उसको भी क्या सिखाया? उसको सिखाया कि सबको अपने प्यार के जाल में फंसाओ और लड़कों का दिल तोड़ो। ये अपनी लड़की को सिखाती हैं। तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उनके अंदर नफरत आ जाती है पुरुषों के प्रति। ठीक है। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मिसएंड्रिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो पुरुषों से नफरत करता हो। ठीक है। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉवेलिस्ट, हार्डी वॉज ऑल्सो अ। थॉमस हार्डी की बात हो रही है। म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, पोएट थे, नन ऑफ दीज। मतलब एक नॉवेलिस्ट के अलावा हार्डी क्या थे? यहाँ पे हार्डी संधू की बात नहीं हो रही है, पंजाबी सिंगर थॉमस हार्डी की बात हो रही है। चलिए बताइए, हु वॉज ही? जी हाँ, हु वॉज थॉमस हार्डी अपार्ट फ्रॉम नॉवेलिस्ट? तो अपार्ट फ्रॉम नॉवेलिस्ट ही वॉज अ पोएट। वो एक पोएट थे। ठीक है, पोएट थे। और क्यों थे? 1875 के बाद में इन्होंने अपना आखिरी नॉवेल लिखा था 1875 में। 1875 में इन्होंने अपना आखिरी नॉवेल लिखा। उसके बाद इन्होंने नॉवेलिस्ट के मतलब नॉवेल लिखना छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने जितना भी लिखा सारी पोएम्स लिखी। ठीक है। सो ही बिकेम अ पोएट आफ्टर दैट। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉवेलिस्ट, थॉमस हार्डी वाज आल्सो अ पोएट। ठीक है, आवर राइट आंसर इज पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट फॉर सैंटियागो? जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है सैंटियागो, जो कि एक कैरेक्टर है। सैंटियागो के लिए पूछा जा रहा है, सैंटियागो के लिए मॉडल कौन है? किसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं? स्ट्रेंथ उनकी ताकत है और कमिटमेंट है। ऐसा कौन है इसमें से? ऑप्शन में से बताना है। जो डिमागियो, मर्लिन, मैनोलिन और नन ऑफ दीज। कौन है इसमें से? चलिए बताइए जल्दी से। सैंटियागो जो है ये एक मछुआरे हैं। ही इज अ फिशरमैन। ये एक मछुआरे हैं और इनकी प्रेरणा जो है वो कौन है? जो डिमागियो। जो डिमागियो जो है एक खिलाड़ी है। ठीक है, और सैंटियागो के प्रेरणा स्रोत है। कैसे है? सैंटियागो जब मर्लिन मछली से लड़ रहा होता है, मर्लिन मछली एक है, तो उसको पकड़ रहे होते हैं। तो उसको पकड़ने में इनको बहुत मेहनत, बहुत चोट आती है, शारीरिक दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय पर भी ये सोचते हैं किसके बारे में? जो डिमागियो के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हड्डियों में दर्द होने के बावजूद इन्होंने खेल नहीं छोड़ा, उसको कंटिन्यू रखा और उसमें बहुत ही फेमस प्लेयर बने, फेमस खिलाड़ी बने। तो सैंटियागो जो है उनकी प्रेरणा पे चलते हुए, उनको प्रेरणा मानते हुए कि अगर वो कर सकते हैं मैं भी करूंगा, उनके जैसा हूं मैं, अपने आप को मैच करके ये आगे अपना कंटिन्यू करते हैं और उसको प्रेरणा मानते हैं। ठीक है, तो किसको मानते हैं? जो डिमागियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। our next question is yes, Nelson compels Chandran to be the prime mover for a debate on। ठीक है, नेस्टन जो है ये चंद्रन को कंपेल मतलब विवश करते हैं एक स्पीच देने के लिए डिबेट में। डिबेट ऑन, तो वो डिबेट किस चीज पे है जिसके लिए स्पीच देने को ये इनको विवश करते हैं? चलिए बताइए। आज नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड फर्स्ट, हिस्टोरियंस शुड बी किल्ड फर्स्ट, हिस्टोरियन शुड बी मर्डर्ड फर्स्ट, या नन ऑफ दीज। इनमें से किस टॉपिक के बारे में ये कहा गया है कि इस पे आप डिबेट करेंगे? तो टॉपिक कौन सा था वो बताना है आप लोगों को।
चलिए बताइए। जी हाँ, नेटसन जो हैं वो हमारे कॉलेज यूनियन के सचिव थे। चंद्रन वहाँ के इतिहास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनसे ये डिबेट करने के लिए कहते हैं। और डिबेट किस पे होती है? हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड फर्स्ट, इतिहासकारों को पहले मारा जाना चाहिए, ये एक डिबेट का टॉपिक था, ठीक है। तो ये इनसे डिबेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन इनको डर होता है हमारे प्रोफेसर राघवन जो है वो नाराज हो जाएंगे। तो चंद्रन काफ़ी झिझकते हैं इस डिबेट के लिए। फाइनली इनको वो विवश कर देते हैं और मना लेते हैं इस पे डिबेट करने के लिए, और वो इस पे डिबेट में बोलते भी हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, और लास्ट में सभी लोग खुश होते हैं और प्रशंसा करते हैं इनके व्यंग्यात्मक इस टॉपिक के ऊपर जो इन्होंने भाषण दिया उसकी सब तारीफ करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी आफ्टर दैट। तो अवर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ वायर, विंग्स ऑफ बर्ड्स, या नन ऑफ दीज? कौन सी है बताइए। जी हाँ, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है? विंग्स ऑन फायर, जो कि 1999 में लिखी गई थी। और ये किसके साथ में लिखते हैं? अरुण तिवारी जो हैं, इनके साथ में अरुण तिवारी ने मिल के ये ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो कह सकते हैं को ऑथर इज एपीजे अब्दुल कलाम के को ऑथर थे अरुण तिवारी, ठीक है। 1999 में इन्होंने ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, और उसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, रीजन, सोशल, कॉमन सेंस, ट्रेडिशन, rational of nature, human limitations, clarity, order, balance, resistance of change are some characteristic of। ये सब किसके characteristics हैं बताइए? Renaissance, Reformation, रोमांटिसिज्म या फिर क्लासिज्म, ये सब किसके कैरेक्टर हैं? जी हाँ, ये क्लासिकल चीज के कैरेक्टर्स हैं, क्लासिज्म के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्लासिसिज्म के कैरेक्टर्स ये सारे हैं, जिसमें रीजन, सोशल, कॉमन सेंस ये सारा आता है, दैट इज क्लासिसिज्म, ठीक है। तो अवर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज ऑथर्स गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड, मैच देम विद द ईयर व्हेन दे गॉट द अवार्ड, ठीक है। इन लोगों को मैच करना है इनके ईयर के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो भी मैं ये ईयर और अवार्ड लेके आया हूँ, इसमें सारे ऑप्शन में सही लेके आया हूँ, बिकॉज आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। तो आर के नारायण को साहित्य अवार्ड कब मिला है? 1960 में मिला है, ठीक है। राजा राव को 1964 में मिला है, और अनीता देसाई को, यहाँ पे एस मिस हो गया है, अनीता देसाई को 1978 में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अवार्ड्स के नाम मैंने एडिट नहीं किए हैं, ऑप्शन सारे सही हैं, याद रखिएगा। आर के नारायण को 1960 में मिला है, राजा राव को 1964 में मिला है, और अनीता देसाई को 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Yes, our next question is, but patience to prevent that murmur soon replies. This figure of speech is, या figure of speech किस चीज का है आपको बताना है। पर्सनिफिकेशन है, पन है, अपोस्ट्रोफी है, या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? देखिए, पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस की बात हो रही है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ऐसा जो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन उसके बारे में रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में जिसमें फीलिंग्स की बात हो रही हो और ह्यूमन उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द ऑथर्स विद द ईयर व्हेन दे गॉट द नोबेल प्राइज। अच्छा, यहाँ पे नोबेल की बात हो रही है। मैंने बताया ना, मैं ये जो भी ईयर्स और लेके हैं ऑल करेक्ट, तो ये सारे करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं।
स्टीनबेक को नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला है? 1962 में मिला है, ठीक है। गोल्डिंग को जो नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला है? 1983 में मिला है, ठीक है। डेरेक वॉलकॉट को मिला है 1992 में, ठीक है। और हरलॉर्ड पिंटर को मिला है 2005 में, 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। ये सारे ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, द क्विंसी, बेंजामिन, ली हंट, रस्किन, एच.जी. वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग एंड विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू आर द नेम्स हु हैव रिटन। इन्होंने क्या लिखा है? ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, बायोग्राफीज लिखी हैं, मेमोरीज लिखी हैं, या नन ऑफ दीज? ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? आत्मकथा, अपने बारे में ही आत्मकथा, ठीक है। बायोग्राफी मतलब किसी के बारे में, अबाउट एनीवन, ठीक है। और मेमोरीज मतलब यादें। तो इन लोगों ने क्या लिखा है? इन लोगों ने लिखा है ऑटोबायोग्राफीज, अपने अपने बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफीज काफी फेमस है। अच्छा, चर्चिल को तो बहुत अच्छे राइटर माना गया है, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हैं। महात्मा गांधी ने भी लिखा हुआ है, ठीक है। पंडित नेहरू ने भी लिखा है, माई ऑटोबायोग्राफी करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन सब ने क्या लिखा है? ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्डेन इज अ मेमोयर ऑफ। मेमोयर किसको बोलते हैं? मेमोयर बोलते हैं संस्मरण। संस्मरण, संस्मरण किसको बोलते हैं? जो अपने एक्सपीरियंस से सीखकर लिखा गया हो, खुद एक्सपीरियंस किया हो और उसको लिखें, ठीक है। मतलब अपने जो कहीं पे गए, कुछ देखा, सारा उसको एक्सपीरियंस किया और कुछ दिन बाद आके वही हमने लिखा, दैट इज कॉल्ड संस्मरण, ठीक है। तो वॉल्डेन इज अ मेमोयर ऑफ, ये किसका है? किसका मेमोयर बोला जाता है, ठीक है। हेमिंग्वे का बोला जाता है, वॉल्ट विटमैन का, हेनरी डेविड थोरू का, या फिर नन ऑफ दीज? तो किसका ये मेमोयर है? वॉल्डेन। वॉल्डेन जो मेमोयर है वो किसका है? हेनरी डेविड थोरू का। हेनरी डेविड थोरू का मेमोयर है वॉल्डेन। ये एक झोपड़ी में जाके 2 साल 2 महीने 2 दिन का एक इनका ड्यूरेशन है, जहां पर भी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, फेल्म, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आर नोन एज। हाँ, तो ये नोन एज किस चीज से जाने जाते हैं? ये ट्यूमर्स हैं, ह्यूमर्स हैं, या फिर डिजीजेस हैं? देखिए, बीमारियों का तो साहित्य में कोई काम नहीं है, ट्यूमर्स का भी साहित्य में कोई काम नहीं है, तो ये क्या है? ह्यूमर्स है। ह्यूमर्स के अंदर आता है पेल्म, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल एज नोन एज ह्यूमर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ऑथर्स विद द ईयर व्हेन दे गॉट द नोबेल प्राइज। अगेन नोबेल प्राइज की बात हो रही है एंड ऑल आर करेक्ट। मैं पहले ही बता दूं ताकि आप प्रॉपरली याद कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। W.B. ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज मिला था, 1923। G.B. शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और जॉन गॉल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको वीडियो पॉज कर लो, रट लो 2-3 बार, याद कर लो, ठीक है। चलिए, ऐसे नहीं तो और कैसे भी आ सकता है। When Goldsworthy got the Nobel Prize, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे और आपको ये, तो इसको रोक कर याद कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यस, here are some popular phrases or lines, match them with the work in which they appear। ठीक है, कुछ लाइंस हैं जिनको ये पहचानना है वो किस राइटिंग में अपीयर हुई हैं, उस राइटिंग का नाम पहचानना है आपको, ठीक है। चलिए, सॉर्डिड बून, सॉर्डिड बून, टिंटो नेवी, या फिर द बर्थडे पार्टी, या फिर हैवदन, या फिर द वर्ड इज टू मच विद अस। चलिए, हाँ, सॉर्डिड बून्स अपीयर होता है द वर्ड इज टू मच विद अस, ये राइटिंग है विलियम वर्ड्सवर्थ की।
द वर्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग में अपीयर होता है, ठीक है। जी हाँ, अबंडेंट रिकम्पेंस ये अपीयर होता है टिंटन एबी में, और ये भी लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। टिंटन एबी में अपीयर होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज चिकन एग विच केम फर्स्ट। जी हाँ, ये हेराल्ड की राइटिंग है। द बर्थडे पार्टी में चिकन एग विच केम फर्स्ट, सबसे पहले क्या आया, चिकन और एग, अंडा आया या चिकन आया, मुर्गा। जी हाँ, लास्ट जो है ये राइटिंग है गिरीश कर्नाल्ड की राइटिंग है। यू लिव हेट इन फियर, आई इन फियर, है वदन में इसका यूज हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द राइटिंग, ऑल आर करेक्ट मैंने दिए हैं ताकि आप प्रॉपरली इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर आर सम पॉपुलर लाइंस, और ये सेम है, आपको वही करना है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये लिया गया है एनिमल फॉर्म से, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इट इज अ सिन टू वॉन्ट डाई, ये लिया गया द लास्ट लीफ से। लास्ट लीफ की स्टोरी तो मैंने बताई थी ना, जो पेंटर लास्ट लीफ की पेंटिंग बनाता है बचाने के लिए, ठीक है। रैमसी होते हैं, रैमसी बचाते हैं इसमें, जो बीमार लड़की होती है उसको। चलिए, यू आर्टफुल लिटिल बी, ये बी के बारे में बात हो रही, द फ्लाई, मक्खी के बारे में, ठीक है, ये उसमें अपीयर होता है। अ स्टिल लेक ऑफ इंकी ग्रास, ठीक है, ये अपीयर होता है। द फेयरवेल पार्टी, जो ट्रांसफर के दौरान एक फेयरवेल पार्टी होती है, पार्टी रखते हैं, छोटा सा एक परिवार होता है, उसके बारे में स्टोरी है जो उसमें अपीयर होता है, स्टिल लेक ऑफ लिंकी ग्रास, ठीक है। तो ये भी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी सारी राइटिंग ही है ऑलमोस्ट। जी हाँ, देख लीजिए, हियर आर सम पॉपुलर राइटिंग, इसमें अपीयर द टाइटैनिक स्ट्राइफ अपीयर होता है मेमोरियल वर्स में, डेथ क्लोजेज ऑल यूलिसेस में, ठीक है। फ्रेग्रेंट जोन ला बेली डामासेंस मर्सी में अपीयर होता है, ठीक है। एंड एनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्यूटनेस, ये होता है ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है, इसमें अपीयर होता है। ऑल आर करेक्ट, ये भी ऑल आर करेक्ट है, ठीक है, आपको बस याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सम राइटिंग्स हैं, इसको याद करने के लिए बस आपको दे रहे हैं ताकि आप याद कर लें। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, ये लाइन किसमें अपीयर होती है? दिस लाइन अपीयर्स इन मर्सी और इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। दूसरी लाइन जो है नथिंग एस्केप्ड हिम, ये अपीयर होता है द क्रो अलाइट्स में, ठीक है। फॉरबिडन ईयर, दिस अपीयर्स इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। फॉरबिडन फ्रूट, ये पैराडाइज लॉस्ट में अपीयर होता है, फॉरबिडन फ्रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our next question है, here are some popular phrases, match them with, ये phrases हैं जो अपीयर होते हैं, सेम वही है। brave toward God, ये अपीयर होता है ऑफ ट्रुथ में। a civil cowardice, ये अपीयर होता है द स्पेक्टेटर क्लब में, ठीक है। बारबी जोन पिक्चर्स, ये अपीयर होता है टाइट कॉर्नर्स में। और लास्ट वन इज द मेयर बंडल ऑफ मिस्टरीज इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में अपीयर होता है, ठीक है। ये भी ऑल आर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये आपको याद करने के लिए मैं दे रहा हूं, इसको वीडियो को रोक के आप याद कर लें। हियर आर सम पॉपुलर, वो भी सेम है। आई एम योर इन्फैचुएटेड एडमायरर, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। आई एम योर इन्फैचुएटेड एडमायरर, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन में अपीयर होता है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन में अपीयर होता है। इफ सी वुंड्स यू लव हर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, ठीक है, जहां पर वो लेडी अपनी लड़की को सिखाती है ना कि जाओ अपने लड़कों से प्यार करो और उनको धोखा दो, ये उसकी लाइन अपीयर होती है। इफ शी वुंड्स यू लव हर। गेट मैरिड एंड लव द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये इसमें अपीयर होता है, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ an action that is serious, complete and of a certain magnitude in language, embellished with each kind of artist ornament, the several kinds being found in separate part of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. Whose definition is this? ये डेफिनेशन जो दी गई है ये किसकी है? सो दिस डेफिनेशन इज किसकी है? ये एरिस्टोटल की। इनको हम लोग हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है, अरस्तु भी बोलते हैं, एरिस्टोटल। इनकी जो ये डेफिनेशन है ये इनके द्वारा कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Our next question is element of surprise. Element of surprise, unexpected juxtapositions and non sequitur are the features of। ये सारे किसके फीचर्स हैं? ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म के, सररियलिज्म के, इम्प्रेशनिज्म के, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? जी हाँ, ये जो सारे हैं ये किसके हैं बताइए, चलिए एक्सप्लेन करिए आप लोग। जी हाँ, तो ये सारे फीचर्स जो हैं किसके हैं? सररियलिज्म के, ठीक है। देखिए ये जो है 20वीं सदी का एक साहित्यिक आंदोलन है, ठीक है, साहित्यिक आंदोलन है जिसकी सारी विशेषताएं जो हैं यही लिखी हुई हैं। ये सारी इसी आंदोलन की विशेषताएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सररियलिज्म की विशेषताएं जो है इस आंदोलन की वो लिखी हुई हैं और ये 20वीं सदी का एक साहित्यिक आंदोलन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। Our next question is impression is the term that has been taken from Claude Monet's painting. The name of painting, अच्छा इस पेंटिंग का नाम क्या है? देखिए इम्प्रेशनिज्म इज द टर्म दैट, ये इम्प्रेशनिज्म जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये लोग अपनी एक पेंटिंग लेके जाते हैं, पेंटिंग में पेंटिंग गैलरी में लगाने के लिए, उस गैलरी में जो उसके चीफ होते हैं वो आके इनका खूब मजाक उड़ाते हैं और व्यंग्यात्मक रूप से इनको एक नाम देते हैं इम्प्रेशनिज्म, उस नाम पे इनको देते हैं। और देखिए वो नाम इन लोगों ने इसको गर्व से लिया, जो भी इनके बनाने वाले थे, जो भी इसको लेकर गए थे, गर्व से इस नाम को लेते हैं और उस नाम को अपना लेते हैं। अपनाने के बाद में इस नाम को देखिए कितना ज़्यादा हाइक मिला। इसके बाद में इम्प्रेशनिज्म नामक जो ये कला थी ये बाहर आ गई और इसको इस नाम से जाना जाने लगा। तो ये किसके द्वारा है? द नेम ऑफ द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग का नाम बताना है आपको। पेंटिंग का नाम क्या था? इम्प्रेशन सोलियर लिवेंट, ठीक है, इम्प्रेशन सोलियर लिवेंट नाम था पेंटिंग का। इस पेंटिंग के नाम पे इनका खूब मजाक उड़ता है और इस पेंटिंग के नाम पे इनका नाम रख देते हैं इम्प्रेशनिज्म। इनके जो चीफ होते हैं, ठीक है, आर्ट गैलरी के, और उसको नाम का मजाक उड़ाते हैं और इसी नाम से ये फिर फेमस हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कम्स आउट इन। ऑथराइज्ड वर्जन जो इंग्लिश में लिखा गया था वो कब आया? वो आया 1611 में, इन 1611, ठीक है। 1604 में या इन 1964 किंग जेम्स फर्स्ट जो थे, इन्होंने इसको लिखने के लिए शुरू करवाया 1604 में, ठीक है। और ये 7 साल लगे इसको, 7 years टू ट्रांसलेट, और ये 1611 में पब्लिश हुई, ठीक है। तो इसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को द जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किंग जेम्स वर्जन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स, मैच करना है उनके वर्क के आधार पे विद देयर वर्क। तो आर के नारायण ने द गाइड लिखा है, राजा राव ने द सरपेंट एंड द रोप लिखा है, ठीक है, अनीता देसाई ने फायर ऑन द माउंटेन लिखा है, ठीक है। ऑल आर करेक्ट मैंने दिए हैं ताकि आप प्रॉपरली याद कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो टुडे,
टुडे दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। अगले हम वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फिनोमिनल वर्क्स के साथ में। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए बताइए, पोएट एंड द ईयर व्हेन दे रोट व्हेन दे गॉट पोएट ल्यूरेट उपाधि एक होती है, जब वो पोएट ल्यूरेट्स बनते हैं, ठीक है। किस ईयर में कौन बना? पोएट ल्यूरेट एक उपाधि है जो अच्छे जो पोएट को एक उपाधि दी जाती है। कह सकते हैं ये राज्यसभा में पोएट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसकी तरह से कह सकते हैं उपाधि होती है। 1970 में जॉन ड्राइडन बने थे, ठीक है। 1843 में विलियम वर्ड्स को ये उपाधि मिली थी। 1850 में लॉर्ड टेनिसन को ये उपाधि मिली थी और 1984 में टेड ह्यूज को ये उपाधि मिली। यहाँ पे ऑल करेक्ट है, ये आप याद कर लीजिए। द फेमस पोएट ल्यूरेट, या बस 4 याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1670 में जॉन ड्राइडन को पोएट ल्यूरेट की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ, और ये एंड हो चुका है हमारे वीडियोस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट।